हेलो एवरीवन, दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ आवर राइट टू विन सीरीज, जिसमें कि हम लोग बीपीएससी मेंस को कंप्लीटली डिकोड कर रहे हैं। लेक्चर 1 ओरिएंटेशन ऑलरेडी जा चुका है, ये लेक्चर 2 है जो कि आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट प्रभा नाम से, जो कि हमारा फ्लैगशिप मेंस प्रोग्राम है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन को ए टू जेड कवर करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं समझते हुए, तो आपको आगे जाकर के इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आप 72nd बीपीएससी दे रहे हैं, 73वीं दे रहे हैं, 74वीं दे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें ना, किसी भी आंसर में उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, अगर हम देखेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है बॉडी और कंक्लूजन। ये बात तो रिगार्डलेस है कि 75% 75 टू 80% वेटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो अपना बॉडी होता है। बॉडी इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि आप उसमें एक्चुअल क्या लिखे हैं, क्या डिमांड एड्रेस हुआ है। पर स्टिल बहुत बार क्या होता है ना कि एक अगर आप इंट्रोडक्शन बेहतर लिख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने बॉडी में 19 भी रहेंगे ना, तब भी आप एक डिसेंट मार्क्स आपको स्कोर कर दिया जाएगा, आपको अवार्ड कर दिया जाएगा। और अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत खराब है, तो हो सकता है कि आपका बॉडी 20 के लेवल पर हो, बहुत अच्छा लिखा हो, पर फिर भी आपको 19 के मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब थोड़ा कम मार्क्स मिल जाएगा। तो हम लोग प्रॉपरली देखते हैं कि अगर सवाल आता है, किस तरीके का सवाल है, क्या करना है नहीं करना है, सब चीज हम लोग डिकोड करेंगे। बीपीएससी में आपको पता है कि 2 तरीके का सवाल आता है, 7-8 मार्कर आएगा, अभी आजकल देखोगे तो 6 मार्कर भी आ रहा है, तो 6, 7, 8 मार्कर आ सकता है। और दूसरा आपका जो मेन सवाल 38 मार्कर का रहता है ये। ठीक है, दोनों का स्ट्रेटजी थोड़ा अलग अलग होगा। पहले अगर हम 7-8 मार्कर की बात करें ना, तो अगर आप एक बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, अगर आप एक बहुत बढ़िया आंसर लिखते हैं, तो आपको 4.5 से 5 मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 नंबर आपको मिलता है एक अच्छा आंसर लिखने पे। एवरेज मार्क्स कितना मिलता है? अगर आप हल्का अपना बॉडी का डिमांड को एड्रेस कर दिए हैं, बहुत तगड़ा नहीं लिखे हैं, पर फिर भी अपना काम भर काम कर दिए हैं, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो एक चीज तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर आपका बॉडी जो मेन पार्ट है आपका आंसर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी, अगर आप बॉडी को बहुत अच्छे से एड्रेस किए हैं, अच्छे से जो पूछना चाह रहा है उसको बताए हैं, कंप्लीट आप अपना जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, अगर आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को कंप्लीटली एड्रेस किए हैं, तो मेरे भाई आपको बता दें, इंट्रोडक्शन इज लेस इंपॉर्टेंट। आपको मैक्स टू मैक्स आप देखेंगे ना, अगर आप एक डिसेंट बॉडी लिख चुके हैं, तो आधा से 1 नंबर से अधिक इंट्रोडक्शन का महत्व नहीं है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन लिखना छोड़ देंगे। अगर आप यही आधा 1 नंबर भी देखेंगे ना, तो टोटल 15 सवाल में देखिए तो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स में आपका सिलेक्शन कहां से, या तो आप सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाइएगा, या तो फिर आप प्रशासनिक सेवा आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा गैप, आप मतलब एक लीप फॉरवर्ड आप ले सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखना तो है ही हम लोग को। अब अगर 38 मार्कर का आप देखेंगे ना, तो 38 मार्कर में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत लोग देखिएगा तो कोट से स्टार्ट करते हैं। तो या तो वो कोट से स्टार्ट करेंगे और एक मान लो 1 लाइन का एक कोट लिख दिया, और उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब कोट के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कि कितने कोट्स याद करने हैं, हर आंसर में कोट लिखना है क्या, एक्स वाई जेड, वो हम लोग सब कवर करेंगे। पर डेफिनेटली ये है कि अगर आप कोट से स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ब्राउनी पॉइंट तो आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस पर ट्राई करेंगे ज्यादा बात करने का। तो सबसे पहला सवाल अगर आपके मन में आता है कि इंट्रोडक्शन कोट्स, मतलब इंट्रोडक्शन में कोट लिखना क्या ये मैंडेटरी है, तो इसके पीछे का आप एक बार साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। एग्जाम क्या है भाई, बहुत रिलेटिव इन नेचर है। और आप खास कर देखिएगा ना, पुराने पेपर से लेकर के आप 68 बीपीएससी तक देखिएगा, इवन 71st भी अगर आप देखते हैं, तो कुछ कुछ थीम, जैसे पाला आर्ट हर बारी आ रहा है, मौर्यन आर्ट हर बारी आ रहा है, चंपारण हर बारी आ रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन हर बारी आ रहा है, गांधी नेहरू टैगोर हर बारी आ रहा है, मॉडरेट्स बार बार आ रहा है। तो अब ये क्या है, ये रिपीटिंग थीम्स हैं। ये रिपीटिंग थीम्स ऐसे हैं कि ये हर बार हर साल आता है। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, अगर आप जीएस 2 में देखिएगा तो स्पेस हो गया। तो इस तरीके से जो थीम्स हैं जो हर साल आ रहा है। अब एग्जाम्पल मानो कि कोई आदमी है, पाला आर्ट 68 में दिया, उस पाला पे आंसर लिखा, 69 पे दिया, फिर वो पाला पर आंसर लिखा। तो इवॉल्व कैसे कर लोगे तुम? पाला आर्ट में क्या ही लिख लोगे, जो पाला आर्ट है वही लिखोगे ना। तो तुम दूसरे से बेहतर कैसे हो सकते हो? दूसरे से बेहतर होने का तरीका क्या है कि तुम प्रेजेंटेशन बढ़िया कर दो, तुम डायग्राम बना करके दिखाओ। वो तो सब लोग बना के दिखा ही रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो बना के दिखा ही रहा है। तो फिर तुम कहां से एक अलग, तुम कहां से बेहतर कर लोगे? मान लेते हैं सवाल आया डब्ल्यूएचओ का ड्रग गाइडलाइंस के ऊपर, तो वो सबको नहीं पता है। तो उसमें अगर तुम सही तरीके से बस सवाल का डिमांड एड्रेस कर दोगे, तो तुमको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। पर पाला आर्ट सब रट करके आए, जो भी सीरियस कैंडिडेट है
जो भी 2000 लोग अभी आए या फिर जो भी 500 लोग अगली 72वीं में 1000 लोग सेलेक्ट होंगे, सब कोई पाला पढ़ के आएगा, सब लोग मॉडर्न पढ़ के आएगा, तो फिर वो एक्स्ट्रा एज कहां से मिलता है? तो वो एक्स्ट्रा एज के लिए हमारे पास कोर्स आते हैं, यही एक्स्ट्रा एज के लिए हमारे पास कोर्स आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोर्स लिखना है, पर कोर्स के पीछे पागल नहीं होना है, एक एक्स्ट्रा एज के लिए लिखना है। और कोर्स का ना एक सिंपल नॉर्म है, समझना बात को। जब भी तुम कोई सवाल देखोगे ना, तो वो सवाल तुमको देख करके समझ में आता है कि क्या वो जो थीम है वो पीवाईक्यू बेस्ड थीम है। इज दैट थीम अ पीवाईक्यू बेस्ड थीम? पीवाईक्यू बेस्ड थीम क्या होता है? एग्जाम्पल, हर वो सवाल जो बार बार आता है, जैसे एग्जाम्पल अभी हम आपको ऊपर ये सब बताए, वो सब छोड़ दो। जुडिशियरी पे सवाल आए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे सवाल आए, इलेक्शंस के ऊपर सवाल आए, इस तरीके के सवाल अगर आएंगे, इसका मतलब क्या है? वो पीवाईक्यू बेस्ड थीम है। अब पीवाईक्यू बेस्ड थीम में आपको कोट लिखना हमेशा में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको लगभग हर पेपर में 10-12 थीम है, हर पेपर में। मतलब हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में 15 थीम होगा मुश्किल से। अगर इस 15 थीम का 15 को कोट्स बस याद कर लेते हैं ना, एक थीम पर एक कोट, तो इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं, तो जो भी थीम बेस्ड क्वेश्चन है उस पर आप कोट डाल देंगे। और जो भी थीम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, अभी हम सब आपको सैंपल में खोल खोल के दिखाएंगे, अगर वो आंसर मतलब सवाल थीम बेस्ड नहीं है, तो उस पर आपको कोट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मन में आपको एकदम क्लियर रखना है कि हम कोट्स क्या याद करेंगे, कितना याद करेंगे, दैट विल सिंपली डिपेंड अपॉन कि वो सवाल कैसा आता है। क्या वो सवाल पीवाईक्यू बेस्ड है? क्या वो सवाल बीपीएससी का थीम में आता है, हर बार रिपीट होता है? अगर वो हर बार रिपीट होगा तो फिर हम उस पर कोट लिखेंगे। अगर वो नया थीम आता है, जैसे मान लो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर आ गया, तो यार हम ये सब के ऊपर थोड़ी कोट याद कर लेंगे, तो छोड़ देंगे कोट, नहीं लिखेंगे उस तरीके से। और कुछ कुछ चीजों में हम लोग एक जनरल फ्रेमवर्क लेके चलेंगे कि जनरल फ्रेमवर्क में क्या है कि यार कोई भी चीज आए तो उस पर हम एक कोट लिख पाए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपको हम सैंपल चाहते हैं ना कि एक बार हम आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स खोल करके दिखाते हैं ताकि आप समझ पाइए। इसमें क्या किए हम लोग, 3 साल के पेपर खोल के आपको दिखाएंगे। ये 69th बीपीएससी है, एक से देखना, तो हाँ ये आपका 69th बीपीएससी है। अब पहला सवाल क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब एक बात समझना, 68th बीपीएससी के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक थीम बन चुका है। क्या कह रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक थीम बन चुका है कि हर साल सवाल आएगा ही आएगा। 1892 नहीं आएगा तो 1909 आएगा, नहीं आएगा तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आएगा, नहीं आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, हर साल। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट के ऊपर आता है। तो अब आपको क्या समझ में आया? अब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यू पलट पलट के देख रहे हो, पलट के देखे तुमको ये रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जैसे भारतीय परिषद ये अधिनियम बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक थीम है। अब हम इस थीम के इंट्रोडक्शन के लिए तैयार कर लेंगे मटेरियल, इस थीम के इंट्रोडक्शन के लिए हम मटेरियल तैयार कर लेंगे। अब करना कैसे है, जैसे एग्जांपल देखो, आया आपका ये पेपर, इस टाइप का आपको मान लो पेपर मिलेगा भाई एग्जाम में। जनरल आप जो A4 साइज का पेपर देखते हैं ना, उससे काफी छोटा होता है। मतलब अगर आप एक डिसेंट साइज में लिखते हैं तो 2-4 लाइन, मतलब 3-4 से 5 वर्ड में इसका आपका एक लाइन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहां तक तो आपका सवाल ही दिया रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो प्रिंट होकर के आएगा, तो यहां तक आपका सवाल दिया रहेगा। अब सवाल था, मान लीजिए आपका कौन सा सवाल था, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, हमको याद नहीं है कौन सा भी हम देखें, पर मान लेते हैं आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट आया था ना, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तैयार करके रखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। कैसे? कोई भी एक्ट आए लिख दो, इंडियन काउंसिल एक्ट, जो भी साल लिखना है लिख दो, स्ट्रेंथेंड इंपीरियल कंट्रोल अंडर द गाइज ऑफ रिफॉर्म। अब एक बात याद रखना, कोई भी आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए, पिट्स इंडिया एक्ट आए, इंडियन काउंसिल एक्ट आए, मिंटो मॉर्ले वाला आ जाए, तुम्हारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आ जाए, कोई भी आएगा, यहां पर बस बदलते जाओ, बस यहां पर बदलते जाओ इसको। अब एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मिंटो मॉर्ले वाला है। अब मिंटो मॉर्ले में आपको पता है यार कि वहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था, तो उसको डिवाइड एंड रूल के लिए फेमस है, तो उसमें तुम बदल सकते हो। पर मेरे ऐसे अगर हो कि हम तो इतना लेथार्जिक हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, बस एक याद करके अपना काम फटाफट निपटाएं, उतना टाइम है ही नहीं भाई। ठीक है, हम तो वर्किंग एस्पिरेंट थे तो हम उसे आपसे करते थे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहो, हल्का एक्स्ट्रा एफर्ट मार लो। तो क्या करेंगे, अब इसमें हम चेंज करते जाएंगे भाई, ये अपना एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, जो करना है कर देंगे। स्ट्रेंथेंड इंपीरियर कंट्रोल अंडर द गाइज ऑफ रिफॉर्म, ये कौन बोला? एक भी कोई भी निकालेंगे, एक इंडियन हिस्टोरियन, जैसे मान लेते हैं शेखर बंदोपाध्याय, लिख दिए, या फिर सुमित सरकार लिख दिए, सतीश चंद्रा लिख दिए, जो मन करेगा वो डाल देंगे।
ठीक है, इस तरीके से अब क्या हो गया, आपका एक थीम तैयार हो गया। इस थीम में अब आप चाहें ना तो आप डायरेक्टली इस कोड के बाद डायरेक्टली आंसर भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक लाइन लिखना हो तो लिख सकते हैं। जनरली ये कहा जाता है, अभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, पर जनरली कहा जाता है कि फटाक से एक लाइन खींच देना है भाई। इस लाइन खींच देने के बाद आप यहाँ पर क्रोनोलॉजी दिखा दो कि जैसे मान लो मॉर्ले एक्ट ही पूछा था, तो मान लो मॉर्ले मिंटो मॉर्ले जो भी होता है, मान लो एमएम एक्ट था, ठीक है, 1909 का, तो हम उससे पहले दिखा देंगे यार कि मतलब वो लोग गए थे, आगा खान का डिक्लेरेशन गया वो लोग 1906 में, हम ये दिखा देंगे कि मुस्लिम लीग फाउंड हो गया। इस टाइप से दिखा करके क्रोनोलॉजी वाइज दिखा देंगे। अभी हम आगे अपना स्क्रीनशॉट लगाए हैं तो उस हिसाब से तुम देख लेना। तो आगे स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें हमको एक अलग से इंट्रोडक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब ये क्यों हो पा रहा है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम एक थीम को आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब मान लो आया संथाल अपराइजिंग पे, अब आया संथाल अपराइजिंग। अब एक बात बताओ, संथाल अपराइजिंग एक थीम नहीं है क्या? बिल्कुल संथाल अपराइजिंग एक थीम है। तो अब हम क्या करेंगे, संथाल हो, मुंडा हो, एक्स वाई जेड, ताना भगत, चेरो, जो भी कुछ भी हो, अगर वो ट्राइबल से रिलेटेड है तो डैश संथाल अपराइजिंग वॉज हिस्ट्रीज विस्पर टर्निंग इनटू अ रोर। एक हिस्टोरियन का नाम लिख देंगे यहाँ पे। जो भी हो, हर ट्राइबल, कोई भी ट्राइबल का एजिटेशन था ना, उससे ये कह सकते हैं कि यार तुम उसको हिस्टोरिकली दबाते रहे, और एक समय आते आते दबते 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 वो विस्पर जो था, एक समय पर आकर के वो एक दहाड़ में कन्वर्ट हो गया, खत्म बात। तो हम इस पूरे थीम से ही अब इम्यून है। इस तरीके का कोई भी थीम आएगा, मेरे पास उसका वैक्सीन है, हम लगा देंगे भाई। अब रहा चंपारण, अगेन इंपॉर्टेंट थीम है, उसका तैयार करके रखेंगे। मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, ये सब अगेन क्या है, एक थीम है, तो ये करके रखेंगे। अब मान लो केव पेंटिंग आ गया, ये केव पेंटिंग जिस साल आया ना, वो हर साल नहीं आता था ये सवाल। तो केव पेंटिंग अब यहाँ पर एक थीम नहीं है। तो अब आपके पास, अब ये आपके विवेक के ऊपर है। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एक बार अपना ब्लैंक वाला जो कौन था भाई, ब्लैंक्स डुप्लीकेट, हाँ इस पे आओ एक बार। जैसे अभी आपको वो वाला पैटर्न दिखाए ना ये, अच्छा अभी आके मान लो आप दिखाते हैं आपको मौर्यन आर्ट हो गया, पाल आर्ट हो गया, तो उसका कुछ भी अपना, ये सब क्या है, हर साल का थीम है। तो हम एक याद करके रखेंगे कोट कि मान लेते हैं मौर्यन आर्ट वॉज पावर कार्व्ड इन स्टोन। छोटा सा है, याद रखना भी आसान हो गया, घींच दिए, एक नाम डाल दिए, पाला आर्ट आया, पाला आर्ट वॉज डिवोशन कास्ट इन ब्रॉन्ज। सेम थीम में देखो, दोनों याद हो गया हमको, ताकि याद करना भी आसान है, एक कोड भी हो गया तैयार मेरे पास। पर आपको जो ये यहाँ पर सवाल दिख रहा है, ये सवाल प्रॉब्लमेटिक है। केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, ये हर साल नहीं आया, तो ये हमको तैयार नहीं रहेगा। पर इसमें भी अब आपको एक चीज समझने की बात है, आपको देख के लग रहा है कि ये तैयार नहीं है आपका, पर क्या आप मंजूसा पेंटिंग तैयार करके गए थे? क्या आप मधुबनी पेंटिंग तैयार करके गए थे? क्या आप पटना कलम पेंटिंग तैयार करके गए थे? अब तुम अगर देखोगे ना, तो कोचिंग वाले क्या करेंगे ना, जो मटेरियल देंगे उसमें 5 लाइन का ऐसे बड़ा सा वो कोट लिख करके दे देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से वही देख के मिला। पर वो प्रैक्टिकली अगर वो आदमी कभी मेंस का एग्जाम दिया होता, तो उसको ये बात पता होता कि मेंस का में तुम जितना बड़ा कोट दिए हो ना, उतना बड़ा कोट अगर वो लिखने जाएगा आपका एक्चुअल पेपर में, तो पूरा का पूरा एक पेज लग जाएगा। अगर उतना बड़ा कोट को लिखने जाएगा तो पूरा का पूरा पेज लिख लग जाएगा, पहला पेज। पर घर बैठ करके करने में क्या है, मारो सर्च मारेंगे, खटाखट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। इसीलिए हमको एक प्रॉब्लम है कि यार जो लोग उस प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं ना, जनरली उसको वो मतलब उसके इंट्रिकेसीज को समझ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सामने वाला आदमी है, इसका दिमाग छोटा सा है। ऐसा नहीं कि तुम उसको जो दे दो, 1000 को कोड दे दो याद करने का, कि हम तुमको दिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसका दे दिए 10 गो बड़ा बड़ा कोट, करो याद 10 गो कोट। अरे भाई क्या बात कर रहा है, तो यही याद कर ले, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी नहीं याद करे, विजन आईएएस का 12 महीने का मैगजीन नहीं पढ़े, वही सब करते रहे 7 नंबर के लिए। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को खुद ही, दूसरे पे कब तक ब्लेम डालेंगे। अब जैसे मान लो केव पेंटिंग, हम मान लेते हैं केव पेंटिंग छोड़ दो भाई, पर ये सब जो मैं आपको दिखाई यहाँ पर, मंजूसा, मधुबनी, पटना कलम, एक्स वाई जेड, ये सब है ना, अभी हम आपको सैंपल दिखाएंगे। आप इसमें एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं पटना कलम पे आया, थोड़ी देर में और अच्छे से चलेगा, मतलब अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो परेशान मत होना। अगर मान लेते हैं पटना कलम पे आया, तो हम क्या लिखेंगे, पटना कलम पेंटिंग्स इन एवरी स्ट्रोक एंड पैटर्न डजंट जस्ट डेकोरेट्स, कि केवल सजाता ही नहीं है, इट नरेट्स, बल्कि कहानी भी सुनाता है।
चीखता है, बयान करता है वो जो पेंटर जो थॉट प्रोसेस के साथ बनाया है। पटना कलम इन एवरी स्ट्रोक एंड पैटर्न डजंट जस्ट डेकोरेट्स, इट नरेट्स। मंजूषा पेंटिंग इन एवरी स्ट्रोक एंड पैटर्न डजंट जस्ट डेकोरेट्स, इट नरेट्स। मधुबनी पेंटिंग इन एवरी स्ट्रोक एंड पैटर्न डजंट जस्ट डेकोरेट्स, इट नरेट्स। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? थीम पकड़ो, उस थीम को आगे पीछे तोड़ ताड़ करके निपटा दो और फिर उसके बाद एकदम चिल करेंगे भाई। समझ रहे हैं? अब जैसे एग्जाम आगे देखो भाई, अब ये आपका चंपारण का, अब चंपारण में तुमको कोट याद रखना है भाई, ये सब थीम है, चंपारण का थीम कोट याद रखो। मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक थीम है, आपको पता होना चाहिए कोट। तो हम कह रहे हैं जो चीज एक थीम है उस पर कोट रहेगा तैयार। कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, पागल हो क्या? इसमें कोट कहां से आएगा तुम्हारे पास? नहीं आएगा कोट तो छोड़ देंगे, जितना आता उतना लिखेंगे, नहीं आएगा जो थोड़ा बहुत बात बना के भागेंगे यहाँ से। रेलेवेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये है तो करंट अफेयर का, पर क्या करंट अफेयर का अगर हम 150 टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो क्या हम 150 कोट तैयार करेंगे? नहीं, छोड़ देंगे। रोल ऑफ एआई, एआई के ऊपर कोट हम तैयार कर सकते हैं क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किए हैं तो उसको यहाँ पर यूज कर देंगे। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, बस जितना आता है नहीं आता है, जो बात बनाना है बात बना के भागेंगे यहाँ से भाई, इनका कोड थोड़ी लिखना है। मणिपुर क्राइसिस का कोड थोड़ी लिख देंगे हम लोग। तो आपको यही ध्यान देना है कि अब G20 है, G20 का आपको कोड लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भारत ही उसको लीडरशिप किया था तो इसका मतलब इट वॉज अ वेरी वेरी यूज थीम उस समय का, उस थीम पे आपको फिर तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। कल को आप देखिएगा अगर आने वाले टाइम पे मान लीजिए आपका कोई समिट हो रहा है, कोई मेजर समिट यहाँ पर हो रहा है, जैसे एआई इम्पैक्ट समिट हुआ अभी जो चौथा वाला था, तो वैसा रहेगा तो आपको तैयार करना पड़ेगा उसमें अच्छे से। तो इस तरीके से आपको करना है भाई। स्पेस का आया तो स्पेस का तैयार करके रखेंगे हम, क्योंकि वो हर साल पूछता है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है इंट्रोडक्शन। अब हम काम करते हैं, आपको हम आप समझने की कुछ समझ पाए हम जो कहना चाह रहे थे? अब जैसे अगली बार में आऊं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फिर से आ गया। अभी आपको ऊपर हम बताए थे इसके बारे में, थोड़ी देर पहले ही बताए ना। क्या बताए थे? वहां पर अलग था, 1893 था शायद, यहाँ पर फिर सेम एक्ट है। यही सेम एक्ट का नाम लिखेंगे, स्ट्रेंथेंड इंपीरियल कंट्रोल अंडर द गाइज ऑफ रिफॉर्म, इंपीरियल कंट्रोल अंडर द गाइज ऑफ रिफॉर्म। सेम हो गया कोट। क्विट इंडिया मूवमेंट एक थीम है तो तैयार करना होगा। संथाल सेम आ गया। पटना कलम, अभी ऊपर हम किसके बारे में देखे थे? केव पेंटिंग में देखे थे। अब हम पटना कलम में डालेंगे, पटना कलम इन एवरी स्ट्रोक एंड पैटर्न डजंट जस्ट डेकोरेट्स, इट नरेट्स। हो गया। मौर्यन एज का तैयार था, हम पहले से करके रखे हैं, तो मौर्यन एज वाज पावर कार्व्ड इन स्टोन। इस तरीके से तैयार कर लो भाई। अगेन चंपारण बार बार थीम है, बीटन थीम है भाई, तो इसमें कोट हमको तैयार करना पड़ेगा। अब रहा बात, अब हम आगे और आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है? समझ गए कहने का मतलब भाई? ज्यादा ये करने का फायदा नहीं है। तो ये चीज आपको दिखा दी। अब हम आपको क्या कह रहे हैं भाई, एक सेकेंड। तो अब लेकिन क्या है कि सवाल सिर्फ हिस्ट्री तक तो नहीं है ना पेपर में, हिस्ट्री से आगे भी बढ़ना है। तो अगर हिस्ट्री है भाई तो हिस्ट्री में जनरली वो थीम बेस्ड होता है, तो कोट्स लिख दो और कंटेक्स्ट बता दो। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रही है तो थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता दो कि क्रिप्स मिशन फेल हुआ, जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो ये सब काम हो गया। अगर करंट अफेयर्स बेस्ड आता है तो थोड़ा सा उसका कंटेक्स्ट बता दो। मान लेते हैं रशिया यूक्रेन वार पर आया, तो लिख दो कि यार रशिया यूक्रेन वार 2022 में स्टार्ट हुआ और आज के डेट में एक मेजर जियोपॉलिटिकल कंसर्न बन के रखा है। अगर ग्लोबल वेज के बारे में आया, अगर आपको पता है कुछ रिपोर्ट के बारे में, कोई रैंकिंग के बारे में, तो वो मेंशन कर दो। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी है तो कोशिश करो कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, अगर कोई एक्ट है, अगर कोई संविधान का आर्टिकल है तो उसको मेंशन करेंगे। इकोनॉमिक्स सबसे आसान, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक सर्वे आप बढ़िया से पढ़ के गए, तो आप उसके इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट्स को अच्छे से आप कवर करके दीजिएगा, एक्सप्लेन करके। अगर कोई ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी मान लो पूछ दिया आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, क्या करेंगे? सिंपली एक्सप्लेन कर देंगे भाई, सिंपली एक्सप्लेन कर देंगे। हमको पुतना क्या करना है? साइंस एंड टेक्स एक्सप्लेन कर दो, करंट ये बता दो। और अगर तुमको पता है जो 5-6 थीम है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आईओटी, आईसीटी, इस टाइप का कोई थीम पे आ रहा है तो वो थीम को हम तैयार करके रखेंगे, तो इसका हम एक कोड भी लिख सकते हैं। और नहीं तैयार रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक्सप्लेन कर देंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो नैनो स्केल के ऊपर जो मटेरियल का ये 1 to 100 nm जितना होता है एक बार देख लेना, इस बारे में करके आज आगे बढ़ जाना है। तो जरूरी नहीं है कि आप समझ रहे कहने का मतलब कि स्पेसिफिक बेस करके लो। अब तुम बोलोगे यार कि ये सब ठीक है, पर ये इतना डेटा, इतना आर्टिकल, ये सब आएगा कहां से? हाउ डू वी गेट दोज? मतलब इतना मेरे पास पता ही नहीं हमको। तो उसके लिए क्या है भाई आपके पास? उसके लिए आप देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एड ऑन, हाँ ये आ गया आपका डेटा का फाइल, ठीक है। अब वही है भाई, सारे क्या कर रहे हैं ना, मस्त इसको डालेंगे चैट जीपीटी में, रंग बदल देंगे, अपने नाम पे चिपका देंगे। देखो अब इसमें क्या कर, हम आगे जाकर के आपको हाईलाइट करके भी देंगे, पर फिर भी हम तो, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि आप खुद उसको पढ़िए।
कि अगर आप इंडियन सोसाइटी के ऊपर आप 3-4 डेटा पॉइंट बस लेकर के चलिए कि एसटी का पॉपुलेशन कितना है, 8.6% है, ठीक है, ये काम का इसका रख लिए। आगे बढ़ते जाइए, देखिए कुछ आपको खराब दिख रहा है, माल न्यूट्रिशन अमंग ट्राइबल चिल्ड्रन के बारे में अगर है तो हल्का आप वो एक बार देख लीजिए, या फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देख लो यार कि कितना ज्यादा है, लिटरेसी रेट के बारे में बात कर सकते हैं कि कम है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई आर्टिकल डेटा चाहिए ना, तो वो डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा, यहाँ से आप डेटा पॉइंट उठाइए और फिर आगे आप अपना काम कर सकते हैं। देखो, डी नोटिफाइड ट्राइब्स को लेबल किया जाता था बॉर्न क्रिमिनल्स। अब ये सब आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, क्या सब कॉन्शियस बायस है कि बस जन्म ले लिया तो फिर वो मतलब क्रिमिनल ही है। एनसीआरबी का 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा बस याद रख लेना कि रेप केसेस डिक्लाइन हो गए हैं, साइबर क्राइम बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप चाहें ना तो कुछ कुछ डेटा पॉइंट अगर आपको चाहिए हो तो इसको ढंग से खोल के देखो। वही बात है भाई, देखो हर चीज स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती है, थोड़ा तो तुमको अपना मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा तो तुमको अपना सर खपाना पड़ेगा। हो सके तुम दिन दिन भर बैठोगे, तुमको देख करके समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़े नहीं पढ़े, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इरिटेशन हो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा हो सके रोने का भी मन कर जाए, अगर कमजोर दिल के व्यक्ति हो तो कोई दिक्कत नहीं, रो देना। पर ये प्रोसेस तो है ही ना, मतलब वो तो आपको गुजरना पड़ेगा ही ना भाई उस प्रोसेस से। कोई कारण है, तुम देखोगे कोई कारण है भाई कि कुछ लोग हर बार निकाल लेते हैं, या फिर मतलब एक एक कोड है भाई, ये कोड आपको क्रैक करना है, और कोड आपको हम सिखा तो रहे हैं पर मेहनत करके उसको आप ही को इंप्रूव करना पड़ेगा खुद के लिए ना। इंटरनलाइज कौन करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको हर चीज का इसमें डेटा मिल जाएगा, हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, आप ओनली एज के वेबसाइट से निकाल भी सकते हैं भाई, कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, और इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम पीवाईक्यू को करना कैसे है ना, तुम पहले पीवाईक्यू जाओ, पहले पीवाईक्यू खोलो, पीवाईक्यू में जाकर के थीम आइडेंटिफाई करो, उस थीम को आकर के यहाँ पर सर्च करो, उसके 4-5 डेटा पॉइंट्स लेकर के आगे बढ़ जाओ। ये कोशिश करना है आपको कि थीम आइडेंटिफाई करो पहले, ये नहीं कि ये पढ़ रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं, नहीं, पहले पीवाईक्यू पढ़ेंगे, उसमें थीम पकड़ेंगे, उस थीम को लेकर के आके यहाँ पर उसे मतलब जवाब निकाल लेंगे कि मेरे काम का डेटा क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्किल डेफिसिट, तो केवल 4.2% जो कि आपका 15 से 59 की एज में उनको फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग मिला। कितना इंपॉर्टेंट डेटा है ये, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये, क्या करोगे इसका, मस्त इसको मेंटेन करके रखो। हर जगह जब सवाल आए, जब आए डेमोग्राफिक डिविडेंड पे के ऊपर सवाल आए, आपका डेवलप्ड इंडिया के ऊपर सवाल आए, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर सवाल आए, उतना छोड़ो यार, तुम साइंस एंड टेक का कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पे भी आ रहा है ना, तुम उसके भी ये में देख सकते हो, लिख सकते हो कि स्किल शॉर्टेज, स्किल लेबर शॉर्टेज करके तुम डाल सकते हो लिमिटेशंस में, और डेटा पॉइंट में डाल सकते हो 4.2% केवल हुआ। कितना ज्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब यूज है इसका। तो उस तरीके से तुम उसको ढंग से एक बार पलट पलट के पढ़ोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा करके पीवाईक्यू के साथ करना, तो अच्छा हो जाएगा। हम आपको कुछ कुछ अपने इंट्रोडक्शन जो हम एक्चुअल एग्जाम में लिखे हैं वो सब आपको एक बार दिखाते हैं, समझने की कोशिश करना। हम अभी आपको दिखाए थे डिस्क्राइब द चंपारण इंडिया मूवमेंट। अब क्या है भाई, चंपारण एक थीम है जो कि हर साल लगभग पूछता है, और नहीं भी तो 5 साल में 3 बार पूछेगा, या 10 साल में 5 बार पूछेगा। तो आपको ये बात पता है कि दिस इज अ थीम विच इज जनरली आस्क्ड। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यार एक थीम है जो कि हर बार पूछा जाता है। तो हम क्या किए, इसको तैयार करके जाएंगे एग्जाम में कि जैसे ही आएगा तो पहला ही मतलब तुरंत लिख देंगे चंपारण वाज द फर्स्ट सीड ऑफ सत्याग्रह सोन इन इंडियन सॉइल। कौन बोले, राजेंद्र प्रसाद बोले, करके अपना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद कंटेक्स्ट से लेकर के आएंगे, लेड बाय महात्मा गांधी इन इतना चंपारण सर्व्स एज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द सत्याग्रह इन द सॉइल ऑफ बिहार। तो हम क्या किए भाई, एक बार मतलब इंपैक्ट के हिसाब से पूछ रहा था, डिस्क्राइब करने बोला था, तो हम इस हिसाब से माहौल बना दिए इसका। ठीक है, कि थीम नोन था तो मेरे पास कोट था, अब हिस्ट्री है तो हम एक अच्छा सा कंटेक्स्ट उसमें दे देंगे। आगे बढ़ो, अगला क्या है, संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग आपको पता है कि यार बार बार पूछता है, एक बहुत बीटन थीम है कि बार बार पूछेगा, तो उसको हमको तैयार करके रखेंगे। सवाल था संथाल अपराइजिंग का, तो संथाल अपराइजिंग वाज हिस्ट्रीज विस्पर टर्निंग इनटू अ रोर। अभी आपको बताए हैं भाई। अब मेरे पास ये 8 नंबर का सवाल है, मेरे पास उतना समय नहीं है, 4 से 5 मिनट में लिखना होगा, तो फिर हम उसके बाद कोई डेडिकेटेड इंट्रोडक्शन यहाँ पर नहीं डाले, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, लोकेशन, टाइम पीरियड, लीडर्स, एक मैप बनाकर खटाक से दिखा दिए, जितना समय रहेगा उतना ही ना, और टाइम पीरियड में दिखा देंगे 1840 में सेटल हुआ, नो टैक्स ऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो कुल मिलाकर के हम कह रहे हैं कि आप कोट केवल इंट्रोडक्शन में केवल कोट लिखेंगे या फिर कोट प्लस इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये आपको एग्जाम हॉल में बैठ करके देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में बैठ कर देखने का मतलब है कि आप जब टेस्ट सीरीज दें
तब आप इस बात को देखें, तब आप इस बात को रियलाइज करें, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है कि आपको डीआई बनाने में कितना देर लगा, आपके पास कितना समय बचा है। हम अपने मन में ये लेके नहीं चलेंगे कि हमको हर सवाल में कोट और इंट्रोडक्शन लिखना। अरे क्या बात कर रहे हो, हम बस डिमांड फुलफिल करके भागना पड़ सकता है, क्या पता। ठीक है, अब पटना कलम हम आपको अभी दिखाए थे, ये मेरा एक्चुअल पेपर है भाई एग्जाम का। इन एवरी स्ट्रोक एंड पेंटिंग, यहाँ पर देखो इन एवरी स्ट्रोक एंड पैटर्न लिखना चाहते थे हम, शायद यहाँ पर पेंटिंग लिखा गया। पटना कलम डजंट जस्ट डेकोरेट्स, इट नरेट्स। अभी आपको दिखाए ना ये चीज हम, कि जो आप तैयार करके रखोगे अपना, मतलब उसको जाके पुट करो और फिर स्टार्ट कर दिए। पटना कलम ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ कॉमन्स इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड लिवलीहुड। फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, वीडियो जो डायग्राम वगैरह बनाना था बनाना स्टार्ट कर दिए। आगे बढ़ो, इंडियन काउंसिल एक्ट XYZ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 फर्दर सीमेंटेड द ब्रिटिश इनजस्टिस एंड डोमिनेशन ऑफ इन इंडिया। डाल दिया। अब हम इस हिसाब से, हमको पता है कि एक थीम है तो हम उसको प्रिपेयर करके जाएंगे भाई, जो भी आएगा पूछेगा हम ये लिखेंगे उस पर। और एक बार क्रोनोलॉजी में मान लो दिखा दिया आदमी कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, फिर क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ, दैट लेड टू काउंसिल एक्ट। ठीक है, अब आया आपका करंट अफेयर का मान लो सवाल कि यूसीसी के बारे में पूछ रहा है, तो अब आप यूसीसी में आपको अगर क्या मतलब, क्यों, क्योंकि एकदम मेजर थीम था, मतलब मेजर थीम वाइज कि ये पीवाईक्यू, तो मतलब क्या ही बोले, पर करंट अफेयर का था और करंट अफेयर में ज्यादा न्यूज में था, एकदम हर जगह डिबेट चल रहा था। तो हम उसका कोड भी याद करके गए थे कि यूसीसी एंश्योर्स यूनिटी वाइल ऑनरिंग इंडियाज डाइवर्सिटी, HN कुंजरू जी का। ठीक है, और फिर आगे वही कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे, रिसेंटली उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल 44 अंडर द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टाइप से स्टार्ट कर देना है भाई। सवाल था कि कास्ट डिबेट सेंसस का, अब क्योंकि ये मतलब ये है क्या बोलते हैं, कास्ट एक थीम है, तो हम उसमें याद कर लिए थे भाई कि कास्ट फॉर्म्स द मोज़ेक ऑफ द बिहार सोसाइटी। और फिर एक कॉन्टेक्स्ट लिख दिए कि रिसेंटली जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, गैट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार अंडर टू कास्ट सेंसस इन बिहार अंडर द एंट्री 20 एंड एंट्री 45 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल एज अ सर्वे। क्यों? क्योंकि उस समय न्यूज में चल रहा था बार बार कि बिहार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पटना हाईकोर्ट क्वैश कर दिया था कि नहीं करेगा, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया। तो एक तरीके से था कि यार ये क्या है, तो हम उस हिसाब से जो हमको समझ में आया उस हिसाब से वैसा लिख दिए। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे ये सवाल आया महाकुंभ फेयर का, हमको कोई आइडिया नहीं है भाई, महाकुंभ फेयर का हम तैयार करके थोड़ी गए थे, कोई थीम थोड़ी था। आया, अब हमको कुछ समझ में नहीं आया, पर हमको इतना पता था कि यूएन दसांग जब आया था भारत, तो वो महाकुंभ के बारे में लिखा था, तो हम यही लिख दिए वहां पर कि यूएन दसांग इन हिज बुक श्रीयुकी स्टेट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ इन एंशिएंट टाइम्स। तो कुल मिलाकर के अब ये सब में आप बोले कोट लिख दें या क्या लिख दें, कंटेक्स्ट क्या लिखें, जो समझ में आए वो लिख देंगे भाई। रशिया यूक्रेन वार के बारे में पूछा था, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में क्या लिखे हम, तो बेस्ट है कि हमको ये पता है भाई कि 2014 में क्रीमिया एनेक्स हुआ, हमको ये पता है कि 1991 में आपका यूएसआर कोलैप्स होगा, 2014 में क्रीमिया एनेक्स होगा और 2022 में फुल फ्लेजेड वार होगा। ये फरवरी में हुआ था, हमको उस समय याद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड इन 2022 एज अ फुल फ्लेज्ड वॉर एंड हैज बीन अ मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अक्रॉस द ग्लोब, करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर वही बात है कि जो जैसा थीम रहा उस हिसाब से वो करना। अब एग्जाम्पल समझना, ये है आपका 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव, हमको कोई आइडिया नहीं है इसका, हम क्या इंट्रोडक्शन दें, तो हम लिख देंगे, हमको इतना देख के समझ में आ रहा है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तो हम लिखेंगे जीनोमिक्स इज अ साइलेंट रिवॉल्यूशन शेपिंग ऑलमोस्ट एवरी नोन फ्रंटियर। अच्छा ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ साइलेंट रिवॉल्यूशन शेपिंग ऑलमोस्ट एवरी नोन फ्रंटियर, वाह बढ़िया है। बायोटेक्नोलॉजी इज अ साइलेंट रिवॉल्यूशन शेपिंग ऑलमोस्ट एवरी नोन फ्रंटियर। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? तो ये सब क्या होता है भाई कि इज्जत बचा के भागना, कि जब तक एग्जामिनर पढ़ करके समझे वो तुमको, मतलब है तो 2 ही पेज का, तो जैसे ही उसके मन में आएगा कि वाह ठीक है करते करते तुम एग्जाम से बाहर निकल जाओगे, तब तक तो इज्जत बचा के भागना है सब में। मैंग्रोव्स के बारे में आया, तो मैंग्रोव्स आर दी ब्रेक वाटर्स ऑफ द स्टॉर्म, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ के गए थे भाई पीटी में, वही चीज को यहाँ पर लिख करके आ गए। और फिर बाकी आगे ये सब बता दिए कि यार ये बैक वाटर में होता है, जो कि हेलोफाइट्स, ये सब इकोटोन इफेक्ट, एज इफेक्ट, लैंड इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, ये सब जो समझ में आया होता बना दिया आदमी। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन गार्डन, हमको कोई आइडिया नहीं है क्या है न्यूट्रिशन गार्डन, आज तक नहीं जानते हैं। इन एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड एलिमिनेटिंग माल न्यूट्रिशन, हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये न्यूट्रिशन गार्डन जो भी हो, फूड सिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, फूड सिक्योरिटी शैल बी द प्राइमरी फोकस ऑफ एनी नेशन, एकदम जेनरिक बात बोल के निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हम आगे भी बकवास करने वाले हैं, हम मेन बॉडी में भी बकवास करने वाले हैं। तो अगर मेन बॉडी में बकवास कर ही रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम एक इल्यूजन तो क्रिएट कर दें कि इसको पता है, इसके बारे में माहौल बना के स्टार्ट किया है। और फिर आगे एक डेटा लिख देंगे, 43% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव अ हेल्दी न्यूट्रिशियस मील वंस इन अ डे
डेटा ऑफ एफओ, अभी हम डेटा कहां से उठाए, जो अभी आपको दिखाए हम डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से अगर हम 20-25 डेटा 30-35 डेटा तैयार करके रखेंगे भाई, तो फिर मजा आएगा ना। डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, खाली पीटी में ही पढ़े थे इसके बारे में, मेंस में तैयार नहीं किए थे, तो क्या करेंगे, आर्टिकल 76 अंडर पार्ट 4, अब ये पार्ट 4 भी शायद नहीं होगा, पार्ट 5 होगा, उस गलत है वहां पर, मतलब ये टेस्ट सीरीज का है। प्रोवाइड्स फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करके आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना, जैसे मान लो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अवेल्ड व्हेन हाउसेस आइदर इज नॉट इन सेशन। जिस चीज में हमको पॉलिटी का है, तो सबसे सही तरीका यही है कि आर्टिकल हो, कोई एक्ट हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो उससे रिलेटेड, उसको लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको लग रहा है, अब अगर आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर आप खुद से कोशिश करेंगे जब ना कि इंट्रोडक्शन लिखना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा कोशिश करो कि मतलब अपने हिसाब से कोशिश करोगे तो तुम आराम से इस चीज को अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसा लगता है ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर इसी सीरीज को कंटिन्यू करके अगला हम लोग कोशिश करेंगे कि बॉडी को अच्छे से डिकोड करें, कि हाउ टू एड्रेस द डिमांड ऑफ एन आंसर, किस तरीके से हम लोग पूरे डिमांड को ढंग से एड्रेस करें। अगला वीडियो हम लोग इस पे रख लेंगे, जैसा होगा आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।